हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज पार्ट 102 के बारे में। और ये सीरीज़ दोस्तों हमारी उत्तराखंड पोस्टमार्टम क्लासेस नाम से जानी जाती है, जिसमें हम अभी तक पढ़ते पढ़ते 101 पार्ट दोस्तों कंप्लीट कर चुके हैं। और आई होप आप सभी दोस्तों ने ये वीडियोज़ देख ली होंगी। अगर आपने ये वीडियोज़ दोस्तों नहीं देखी हुई है तो आपसे मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारी प्लेलिस्ट पर जाइए। सारी वीडियोज़ आपको सीक्वेंस से मिल जाएंगी, आप ये वीडियोज़ देख लीजिए। आपके आगामी उत्तराखंड के जितने भी एग्जाम्स हैं, उत्तराखंड पुलिस, पटवारी, लेखपाल, बंदी रक्षक, एसआई या इसके अलावा फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्जाम पेपर अगले महीने आपका होना है, सभी के लिए ये वीडियोस काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। और वीडियो पसंद आती है दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी वीडियो को जरूर शेयर करें। और दोस्तों आप लोगों को एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि 15 जून से हमारा उत्तराखंड के आगामी एग्जाम्स के आधार पर प्रैक्टिस सेट का एक नया बैच शुरू हो रहा है, जो कि 15 जून से 15 जुलाई तक चलेगा। एक महीने का ये बैच है जो कि प्रैक्टिस सेट का बैच है। यहाँ पर इस बैच में आपको 30 प्रैक्टिस सेट अवेलेबल कराए जाएंगे, जो कि यूके SSC के पैटर्न पर आधारित रहेंगे। जैसा यूके SSC पेपर बनाता है दोस्तों, 40 नंबर का उत्तराखंड, 20 नंबर की हिंदी, 10 नंबर की रीजनिंग या और अदर जो 30 नंबर का है जीके जीएस वाला सेक्शन, उसी प्रकार से आपके प्रैक्टिस सेट डिजाइन किए गए हैं। तो अगर आप इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक को डाउनलोड करके जुड़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। और प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको होमवर्क का क्वेश्चन भी दिया था कि थल में शिव मंदिर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ज्ञानचंद, रुद्रचंद, वीरचंद या फिर वीणाचंद। तो थल में शिव मंदिर की स्थापना दोस्तों किसके द्वारा की गई थी, रुद्रचंद के द्वारा की गई थी। ठीक है। और थल में जो ये शिव मंदिर है, इसे किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, इसे बालेश्वर या बालीश्वर शिव मंदिर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बालेश्वर शिव मंदिर के नाम से जाना जाता है। अब देखिए दोस्तों, बालेश्वर जो मंदिर है ना हमारे यहाँ, बालेश्वर दो जगह है। ठीक है, एक तो बालेश्वर मंदिर कहाँ पे है, चंपावत में, जो कि बहुत फेमस है, जो कि हम अधिकतर पढ़ते हैं कि चंपावत में कौन सा मंदिर है, बालेश्वर मंदिर है। ठीक है। और दूसरा हमारा बालेश्वर मंदिर कहाँ है, यह पिथौरागढ़ जनपद के थल नामक स्थान पर भी स्थित है। और ये पिथौरागढ़ जनपद के थल नामक स्थान में स्थित बालेश्वर मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण किसने कराया था या इस मंदिर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, यह रुद्रचंद के द्वारा की गई थी। ये पॉइंट भी आपको दोस्तों डायरेक्टली नोट डाउन करना है। अब यहीं से एक प्रश्न आता है कि जो ये थल में बालेश्वर शिव मंदिर है, इसकी स्थापना रुद्रचंद ने की। ये जो बालेश्वर शिव मंदिर है थल वाला, ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो ये दोस्तों पूर्वी रामगंगा नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे, पूर्वी रामगंगा नदी के किनारे यह स्थित है। ठीक है। और दूसरा जो बालेश्वर मंदिर हम लोग पढ़ते हैं वो कहाँ है, चंपावत जनपद में भी एक बालेश्वर मंदिर स्थित है। ठीक है। और बालेश्वर मंदिर के बारे में हम पढ़ते हैं, उसमें देखिए अलग अलग उसका निर्माण किसने कराया। अगर हम चंपावत वाले बालेश्वर मंदिर के बारे में बात करें कि उसका निर्माण किसने कराया, तो उसमें अलग अलग राजाओं के नाम मिलते हैं। कहीं कहीं आपने पढ़ा होगा कि उद्यान चंद के द्वारा बालेश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया, कहीं कहीं लिखा जाता है कि विक्रम चंद के द्वारा उस मंदिर का जीर्णोद्धार करके उसका निर्माण पूरा कराया गया। कहीं कहीं आपने ये भी लिखा होगा कि जगन्नाथ मिस्त्री के द्वारा, चंद राजाओं के द्वारा उस मंदिर का निर्माण कराया गया था। तो एग्जाम में एक बार प्रश्न पूछा गया था कि बालेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, तो बालेश्वर वाला जो हमारा दोस्तों चंपावत जनपद में जो बालेश्वर शिव मंदिर है, उसका निर्माण चंद शासकों ने कराया था। और चंद शासकों में अगर हम शासकों की बात करें किस शासक के द्वारा कराया गया था, तो कहीं कहीं हम उद्यान चंद का नाम भी पढ़ते हैं और कहीं कहीं दोस्तों हम उसके विक्रम चंद का भी नाम उसमें पढ़ते हैं कि उद्यान चंद के द्वारा उसका निर्माण कराया गया और विक्रम चंद के द्वारा उस मंदिर का निर्माण फिर आपका बाद में पूरा कराया गया था। और जो चंपा थल वाला शिव मंदिर है, इस शिव मंदिर की स्थापना रुद्रचंद के द्वारा की गई थी, जो कि पूर्वी रामगंगा नदी के किनारे स्थित है। और इसी मंदिर को बालेश्वर शिव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि चंद वंश के समय मंदिरों की रक्षा करने वाले क्या कहलाते थे, पुरोहित, फलेरिया, मठपाल या फिर धर्मांध। तो चंद वंश के समय मंदिरों की रक्षा करने वाले दोस्तों मठपाल कहलाते थे। अभी भी हम मठपाल कास्ट उत्तराखंड में होती है, तो जो भी लोग चंद राजवंश के दौरान में मंदिरों की रक्षा करते थे, उन्हीं की कास्ट को हम मठपाल कास्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो मंदिर चंद राजवंश के समय पे मंदिरों की रक्षा करने वाले क्या कहलाते थे, मठपाल कहलाते थे। अब देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें बाज बहादुर चंद की, ठीक है, तो बाज बहादुर चंद चंद राजवंश का 50वें नंबर का शासक था या 50वें नंबर का राजा था, जिसने मुगलों से प्रभावित होकर कुछ नए कर्मचारी के पद सृजित किए थे। और उन्हीं सृजित पदों में एक पद मठपाल का भी था, जो कि मंदिरों की रक्षा करने के लिए गठित किया गया था। तो मंदिरों की रक्षा करने वाले को मठपाल कहा जाता था। इसी के साथ साथ दोस्तों बाज बहादुर चंद ने एक पद और सृजित किया था, जो था पनेरू। ठीक है। तो पनेरू यानी कि पानी भरने वाले को क्या कहा जाता था, पनेरू कहा जाता है। ठीक है। ऐसे ही होता था फुलेरिया। फुलेरिया कौन होता था, फूलों की देखरेख करने वाले को फुलेरिया कहा जाता था। ये पद भी किसने सृजित किया था, यह भी बाज बहादुर चंद ने ही सृजित किया था। इसी के साथ साथ दोस्तों एक पद था क्या, हरबोला।
हर बोला मतलब हर हर की आवाज़ लगाने वाला या हर हर की आवाज़ करके राज परिवार को जगाने वाले को हर बोला कहा जाता। तो हर बोला जो कर्मचारी पद था यह भी किसने सृजित किया था? बाज बहादुर चंद ने सृजित किया था। तो बाज बहादुर चंद ने मुख्यतः 4 पद सृजित किए, मठपाल मंदिरों की रक्षा करने के लिए, पनेरू पानी भरने के लिए, हर बोला हर हर की आवाज़ लगाकर राज परिवार को जगाने वाले, और फुलेरिया फूलों की देखरेख करने वाले फुलेरिया। ये 4 कर्मचारी पद बाज बहादुर चंद के द्वारा सृजित किए गए थे, जिसमें मंदिरों की रक्षा करने वाले को क्या कहा जाता था? मंदिरों की रक्षा करने वाले को मठपाल कहा जाता था। और ये दोस्तों हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। बाकी बाज बहादुर चंद का टाइम पीरियड 1638 से लेकर के 1678 था। और ये अगर हम बात करें मुगल बादशाहों से, तो मुगल बादशाह में शाहजहां के समकालीन हम बाज बहादुर चंद को देखते हैं, ठीक है। शाहजहां के समकालीन था, और शाहजहां नामा में भी दोस्तों में बाज बहादुर चंद के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। इसी के साथ साथ दोस्तों कुमाऊं पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम चंद शासक ये कौन था? तो कुमाऊं पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम चंद शासक भी कौन था? बाज बहादुर चंद ही था। कौन था? बाज बहादुर चंद ही था। बाकी बाज बहादुर चंद के बारे में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें पहले दोस्तों बता चुका हूँ, आप पहले की वीडियोज़ को देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएंगी, या फिर आप प्लेलिस्ट में हमारी अजय रावत वाली सीरीज पड़ी हुई है, वहाँ पर भी चंद्रवंश को अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो ये सब चीज़ें मैं वहाँ पर आपको करा चुका हूँ, ठीक है। इसी के साथ आप बाज बहादुर चंद के बारे में दोस्तों आप एक और पॉइंट याद रखिएगा, एक हथिया देवाल कहाँ स्थित है दोस्तों? यह पिथौरागढ़ जनपद के थल में स्थित है। इस एक हथिया देवाल का निर्माण किसने कराया था? तो एक हथिया देवाल का निर्माण भी दोस्तों बाज बहादुर चंद के द्वारा ही करवाया गया था, ठीक है। इसी के साथ साथ दोस्तों कौसानी में एक पिंगनाथ देवालय है या पिंगनाथ देवालय है, उसका निर्माण भी बाज बहादुर चंद के द्वारा ही किया गया था, ठीक है। घोड़ाखाल में जो गोलू देवता का मंदिर है, घोड़ाखाल गोलू देवता का मंदिर, इस मंदिर का निर्माण भी किसके द्वारा किया गया था? बाज बहादुर चंद के द्वारा ही किया गया था। और बाजपुर नगर या बाजपुर शहर के संस्थापक कौन थे? बाजपुर शहर की स्थापना भी बाज बहादुर चंद के द्वारा ही की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? मठपाल। और बाज बहादुर चंद के बारे में मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट्स बता दिए हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों कि त्रिपुरा सुंदरी मंदिर और पार्वतीश्वर मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? उद्योगचंद, ज्ञानचंद, भारतीचंद या फिर रुद्रचंद। तो त्रिपुरा सुंदरी मंदिर और पार्वतीश्वर मंदिर दोस्तों किसके द्वारा बनाया गया था? ये बनाया गया था उद्योगचंद के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया था? उद्योगचंद के द्वारा बनाया गया था। अब बात आती है कि ये त्रिपुरा सुंदरी मंदिर और पार्वतीश्वर मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो ये अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। कौन से जनपद में स्थित दोस्तों? अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। और उद्योगचंद चंद्र राजवंश के कौन से नंबर का राजा था? उद्योगचंद चंद्र राजवंश के 51वें नंबर का राजा था, यानी कि कौन से नंबर का राजा था? 51वें नंबर का राजा था, जिसने त्रिपुरा सुंदरी मंदिर और पार्वतीश्वर मंदिर बनवाया था। अब उद्योगचंद के बारे में दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि तल्ला महल के किले का निर्माण किसने कराया था? तल्ला महल के किले का निर्माण, तो तल्ला महल के किले का निर्माण भी उद्योगचंद के द्वारा ही कराया गया था, ठीक है। वहीं अगर आपसे बात की जाए कि खैरागढ़ की संधि किसने करी थी? तो उद्योगचंद ने करी थी दोस्तों, डोटी के साथ में खैरागढ़ की संधि करी थी, ठीक है। इसी के साथ एक और पॉइंट यहाँ से पूछा जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है दोस्तों, कि गढ़वाल के राजा फतेहपति शाह पर आक्रमण करके गढ़वाल को किसने जीता था? यानी कि चांदपुर गढ़ को किसने जीता था? तो वो भी उद्योगचंद ने जीता था, ठीक है। और भी कई सारे पॉइंट हम इनके बारे में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमारा प्रश्न है दोस्तों कि त्रिपुरा सुंदरी मंदिर और पार्वतीश्वर मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये उद्योगचंद के द्वारा ही बनाया गया था, ठीक है। और नंदा देवी मंदिर जो कि हमारा कहाँ पे स्थित है? अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। और उसी मंदिर के प्राचीन नाम के रूप में हम जानते हैं किसको दोस्तों? त्रिपुरा सुंदरी मंदिर और पार्वतीश्वर मंदिर को, ठीक है। तो जो अभी हमारा अल्मोड़ा में नंदा देवी मंदिर है दोस्तों, जो कि चंद्र राजवंश की इष्ट देवी या कुल देवी के रूप में भी जानी जाती है, उसी को दोस्तों हम क्या प्राचीन समय में त्रिपुरा सुंदरी मंदिर और पार्वतीश्वर मंदिर के नाम से भी जानते थे, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और जब दोस्तों यहीं पर एक और पॉइंट आपको याद रखना है, पर्वतेश्वर मंदिर, ठीक है। तो पर्वतेश्वर मंदिर भी इसी को कहा जाता था, ठीक है। कौन सा? पर्वतेश्वर मंदिर, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों जब कमिश्नर ट्रेल ने नंदा देवी की मूर्ति को स्थापित किया था, उसी के बाद में यह मंदिर हमारा नंदा देवी मंदिर के नाम से जाना जाने लगा। कहाँ स्थित है? वो भी अल्मोड़ा में स्थित है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं दोस्तों, ये आप याद कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्न में से किस चंद शासक को शाहजहां द्वारा कुमाऊं का जमींदार घोषित किया गया था? तो गरुड़ ज्ञानचंद, जगतचंद, सोमचंद या फिर बाज बहादुर चंद, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया शाहजहां के समकालीन कौन था? वो था बाज बहादुर चंद। तो बाज बहादुर चंद को शाहजहां द्वारा कुमाऊं का जमींदार घोषित किया गया था। किसको? बाज बहादुर चंद को, ठीक है। और बाज बहादुर चंद दोस्तों जैसे ही गद्दी पर बैठा, यह अपने साथ चंवर गाय, कस्तूरी मृग, गजगा, घोड़े, खुकरी, सोना चांदी बर्तन लेकर दिल्ली के बादशाह शाहजहां के दरबार में पहुंचा था। और उसी के बाद में शाहजहां के द्वारा इसे कुमाऊं का जागीरदार घोषित किया गया था, ठीक है।
पहले इसका नाम दोस्तों बाजाचंद था। और प्रश्न एक एग्जाम में ये भी हमारा पूछा जाता है कि बाजाचंद को बहादुर की उपाधि किसने दी थी। तो बाजाचंद को या बाज बहादुर चंद को बहादुर की उपाधि किसने दी थी, यह भी शाहजहां के द्वारा ही दी गई थी, ठीक है। और बाज बहादुर चंद को जमींदार की उपाधि किसने दी थी, ये भी बाज बहादुर चंद के द्वारा ही दी गई थी। सॉरी, ये भी शाहजहां के द्वारा ही दी गई थी बाज बहादुर चंद को जमींदार की उपाधि, ठीक है। बाकी दोस्तों बाज बहादुर चंद के दरबार में ही एक अधिकारी था क्या, काशीनाथ अधिकारी। इसी काशीनाथ अधिकारी के द्वारा 1639 ईस्वी में काशीपुर की स्थापना की गई थी। काशीपुर शहर की स्थापना किसने करी थी, काशीनाथ अधिकारी ने करी थी। यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कि काशीपुर की स्थापना करने वाले काशीनाथ अधिकारी किसके राज दरबार में एक कर्मचारी थे। तो बाज बहादुर चंद के दरबार में यह एक कर्मचारी या अधिकारी थे जिन्होंने काशीपुर शहर की स्थापना करी थी। कब, 1639 में। यह प्रश्न नहीं पूछा गया कि काशीपुर शहर की स्थापना किसने करी थी। बाकी बाज बहादुर चंद के बारे में आपको याद रखना है कि भीमताल स्थित भीमेश्वर मंदिर का निर्माण भी बाज बहादुर चंद के द्वारा कराया गया था। इसी के साथ साथ दोस्तों कटारमल सूर्य देवता मंदिर का जीर्णोद्धार है, वो भी बाज बहादुर चंद के द्वारा ही कराया गया था। सुलेमान सिको जो कि दिल्ली से आया था, सबसे पहले किसके दरबार में उसने शरण ली थी, तो कुमाऊं में बाज बहादुर चंद के दरबार में शरण ली थी। लेकिन बाज बहादुर चंद ने उसे शरण देने से मना कर दिया था और बाद में उसे पृथ्वीपति शाह ने शरण ली थी, किसे, सुलेमान सिको, ठीक है। इसी के साथ साथ दोस्तों बाज बहादुर चंद ने कैलाश मानसरोवर के तीर्थ यात्रियों के लिए गूंठ भूमि भी दान में दी थी, ठीक है। भोटियाओं और शौकाओं पर इसने कर लगाया था, ठीक है। कुमाऊं में जजिया कर लगाने वाले प्रथम चंद शासक के रूप में भी हम बाज बहादुर चंद को जानते हैं, ठीक है। तिब्बतियों पर सिरती नामक कर लगाने के रूप में भी बाज बहादुर चंद को जाना जाता है, ठीक है। और इसने 4 पद सृजित किए थे, वो मैंने आपको बता ही दिया। पिथौरागढ़ जनपद के थल में इसने एक हथिया देवाल मंदिर का निर्माण भी कराया था। तीलू रोहतली किसकी समकालीन थी, तो तीलू रोहतली भी बाज बहादुर चंद के समकालीन ही थी, ठीक है। बाकी बाज बहादुर चंद को दोस्तों एटकिंसन ने उदास, बूढ़ा और अन्यायी राजा कहकर भी संबोधित किया है। उदास, बूढ़ा और अन्यायी राजा कहकर भी संबोधित किया है, ठीक है। और इसने रुस्तम खां की मदद से तराई पर पुनः अधिकार किया था। नौलखिया भूमि या तराई भूमि या कटेहरी राजपूतों को हराने में इसका योगदान था। तो बहुत सारे पॉइंट बाज बहादुर चंद से हैं। फिलहाल आप इतने मोटे मोटे पॉइंट याद कर लीजिएगा जो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। बाकी डिटेल्स में पढ़ना है बाज बहादुर चंद को तो चंद्र राजवंश की प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। बाकी सोमचंद कौन था, चंद्र राजवंश का संस्थापक कौन था दोस्तों, सोमचंद, ठीक है, याद रखना है आपको। अगले प्रश्न की बात करते हैं। और चंद्र राजवंश का स्वर्णिम काल किसके समय पीरियड को कहा जाता है, तो चंद्र राजवंश का स्वर्णिम काल दोस्तों हमारा जगतचंद के समय को कहा जाता है। जगतचंद जब शासक बना था तो इसके शासनकाल को चंद्र राजवंश का स्वर्णिम काल कहा जाता है, ठीक है। अब आपसे यहाँ से एक प्रश्न है दोस्तों कि ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि किसने दी थी, ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि किसने दी थी, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से सुमेलित नहीं है, तो कुछ मेले दिए गए दोस्तों। सुनेती का मेला बागेश्वर, गुड़ केदार का मेला अल्मोड़ा, भतूज मेला चमोली और जाख मेला रुद्रप्रयाग। देखिए दोस्तों सुनेती मेला बागेश्वर में लगता है, बिल्कुल सही है। गुड़ केदार मेला दोस्तों हमारा अल्मोड़ा में लगता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। जाख मेला रुद्रप्रयाग में लगता है दोस्तों, ये भी बिल्कुल सही है। तो कौन सा सही नहीं है, भतूज मेला चमोली दोस्तों, यह हमारा सही आंसर नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ से पॉइंट ये बनता है दोस्तों कि भतूज मेले का मतलब भतूज मेला किस जनपद में आयोजित किया जाता है, तो भतूज मेले का आयोजन दोस्तों रुद्रप्रयाग जनपद में होता है। कहाँ होता है, रुद्रप्रयाग जनपद में लगता है क्या, भतूज मेला, याद रखना आपको। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि सप्तऋषि कुंड कहाँ स्थित है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री या फिर गंगोत्री में, ठीक है। तो अगर हम बात करें दोस्तों सप्तऋषि कुंड की, तो सप्तऋषि कुंड हमारा यमुनोत्री में स्थित है, उत्तरकाशी जनपद में स्थित है सप्तऋषि कुंड। और उत्तरकाशी जनपद के यमुनोत्री में दोस्तों हमारा स्थित है सप्तऋषि कुंड, ठीक है। और यहीं अगर आपसे पूछा जाएगा कि सप्तऋषि मंदिर कहाँ स्थित है, तो सप्तऋषि मंदिर दोस्तों हरिद्वार जनपद में स्थित है। क्या, सप्तऋषि मंदिर कहाँ स्थित है, हरिद्वार जनपद में स्थित है सप्तऋषि मंदिर। अब दोस्तों उत्तराखंड में कुछ प्रसिद्ध कुंड हैं जो कि आपको याद रखने हैं, एग्जाम में बार बार से वह प्रश्न पूछे जाते हैं। और मैक्सिममली कुंडों से प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों जो हमारे गर्म कुंड होते हैं, ठीक है। तो कुछ गर्म कुंडों के नाम मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ जो कि आपको याद रखने हैं, ठीक है। और अगर आपको सभी कुंडों वाली वीडियो देखनी है तो आप यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा उत्तराखंड के प्रमुख कुंड बाई उत्तराखंड जीके वेरी डिस्ट्रिक्ट। तो मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने सभी कुंडों को कवर अप किया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर कुछ कुंड बता दे रहा हूँ। यहाँ पर सप्तऋषि कुंड था तो एक यहाँ पे स्थित है, यमुनोत्री में स्थित है, ठीक है। यमुनोत्री में ही दोस्तों क्या स्थित है, तप्त कुंड और सूर्य कुंड, तप्त कुंड और सूर्य कुंड जो कि गर्म कुंड है, यह कहाँ स्थित है, यह भी दोस्तों यमुनोत्री में ही स्थित है। तप्त कुंड या सूर्य कुंड कहाँ स्थित है, यमुनोत्री में स्थित है, उत्तरकाशी जनपद में। और ये दोनों क्या है दोस्तों, गर्म कुंड है, ठीक है, गर्म पानी के कुंड है, ठीक है। ऐसे दोस्तों गंगानी कुंड जो कि गंधक युक्त कुंड के नाम से जाना जाता है, यह गंगानी कुंड भी जो कुंड है दोस्तों यह भी उत्तरकाशी जनपद में ही स्थित है। कौन से जनपद में स्थित है, उत्तरकाशी जनपद में ही स्थित है। अगला अगर हम बात करें यहाँ पे कि एक दोस्तों तप्त कुंड और सूर्य कुंड, ठीक है, एक तप्त कुंड और सूर्य कुंड कहाँ, चमोली में भी स्थित है, ठीक है। वो भी गर्म कुंड है, वह चमोली बद्रीनाथ में भी स्थित है, उत्तरकाशी यमुनोत्री में भी स्थित है, ठीक है। ऐसी बात करें दोस्तों सलधार कुंड और भाप कुंड,
ये भी 2 गर्म कुंड है, ये भी कहाँ स्थित है, चमोली जनपद में ही स्थित है। ठीक है, एक कुंड दोस्तों इंपॉर्टेंट है, भौरी अमौला कुंड, भौरी अमौला कुंड, इसी के साथ साथ में गौरी कुंड, गौरी कुंड और अग्निकुंड, और अग्निकुंड ये भी गर्म पानी के कुंड है, कहाँ स्थित है, रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। ठीक है, और यहीं से आपसे पूछा जाएगा दोस्तों देवी कुंड किस जनपद में स्थित है, देवी कुंड, तो देवी कुंड दोस्तों हमारा उत्तरकाशी जनपद में भी स्थित है और बागेश्वर जनपद में भी स्थित है। ठीक है, और वहीं पूछा जाएगा कि देव कुंड किस जनपद में स्थित है, तो देव कुंड दोस्तों आपका उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। ठीक है, ऐसे ही आपने छोटे मोटे कुंड पढ़े होंगे दोस्तों, नारद कुंड, त्रिकोण कुंड, मानुषी कुंड, सत्यपथ कुंड, ब्रह्मा कुंड, ये कहाँ है, बद्रीनाथ के आसपास में है भाई। ठीक है, चमोली जनपद में। ठीक है, ऐसे ही चमोली में ही बेदिनी कुंड, भाप कुंड, परी कुंड, ये सब हमारा चमोली जनपद में ही स्थित हैं। ठीक है, ये फेमस से कुंड दोस्तों आपको याद रखने हैं। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे कुंड हैं, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा यमुनोत्री। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि सिल्वर फर, ब्लू पाइन और देवदार आदि के वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं, तो सिल्वर फर, ब्लू पाइन, देवदार आदि के वृक्ष दोस्तों हमारा उप एल्पाइन तथा एल्पाइन वनों के अंतर्गत पाए जाते हैं, उप एल्पाइन तथा एल्पाइन वनों के अंतर्गत पाए जाते हैं। ठीक है, अगर हम दोस्तों वनों के प्रकार की बात करें तो उत्तराखंड के वनों को मुख्यतः 8 भागों में बांटा गया है। ठीक है, सबसे पहला है उपोष्ण कटिबंधीय वन, दूसरा है उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन, तीसरा है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन, चौथा है दोस्तों कौणधारी वन, पांचवां है पर्वतीय शीतोष्ण वन, छठा है दोस्तों उप एल्पाइन और एल्पाइन वन, सातवां है एल्पाइन झाड़ियां तथा घास के मैदान, और आठवां है टुंड्रा तुल्य वनस्पतियां। ठीक है, तो 8 प्रकार से उत्तराखंड के वनों को बांटा गया है, जिसमें से सिल्वर फर, ब्लू पाइन और देवदार आदि के वृक्ष दोस्तों उप एल्पाइन तथा एल्पाइन वनों के अंतर्गत पाए जाते हैं। और ये जो उप एल्पाइन और एल्पाइन वन है दोस्तों, ये वन 2700 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। कितने मीटर से अधिक ऊंचाई पर, 2700 मीटर से अधिक ऊंचाई पर यह पाए जाते हैं। और ये जो वन होते हैं दोस्तों उप एल्पाइन तथा एल्पाइन वन, यह तेल युक्त वन के नाम से जाने जाते हैं। ये वृक्ष क्या होते हैं, तेल युक्त वृक्ष के नाम से भी जाने जाते हैं, तथा ये जो वृक्ष हैं यह कच्चे भी जल जाते हैं। ठीक है, कच्चे भी जल जाते हैं, तेल युक्त ये होते हैं। ठीक है, सिल्वर फर, ब्लू पाइन, स्प्रूस, देवदार, बर्च, बुरांस और कंपानुलाटस, ये हमारी उप एल्पाइन तथा एल्पाइन वनों के अंतर्गत आने वाले कुछ प्रमुख वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, यहीं से दोस्तों दूसरा होता है कौणधारी वन। ठीक है, कौणधारी वन कितने ऊंचाई पर पाए जाते हैं, तो ये दोस्तों 900 से लेकर के 1800 मीटर तक की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। और कौणधारी वनों का जो प्रमुख वृक्ष है दोस्तों वो है चीड़। चीड़ क्या है, कौणधारी वनों का प्रमुख वृक्ष पाया जाता है। ठीक है, ऐसी एल्पाइन झाड़ियाँ की बात करें दोस्तों, तो ये 3000 से लेकर के 3600 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। ठीक है, और ये वनस्पतियाँ मतलब झाड़ियों के साथ साथ इसमें मुख्यतः बुग्यालों में ये हमारे एल्पाइन झाड़ियाँ तथा घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक है, अगला है पर्वतीय शीतोष्ण वन। ठीक है, तो पर्वतीय शीतोष्ण वन जो है यह 1800 से लेकर के 2700 मीटर तक की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। ठीक है, और जो पर्वतीय शीतोष्ण वन है इनका प्रमुख वृक्ष माना जाता है दोस्तों क्या, बांज का वृक्ष। किसका, बांज का वृक्ष माना जाता है। ठीक है, और ओक की मुख्यतः 3 प्रजातियां होती हैं, बांज, मोरू और खरसू। ठीक है, तो बांज भी क्या होता है, ओक की प्रजाति के अंतर्गत आता है, तो पर्वतीय शीतोष्ण वन में ओक भी पाया जाता है, चीड़ भी होता है, इसके साथ स्प्रूस, सिल्वर फर, देवदार आदि भी यहाँ पर पर्वतीय शीतोष्ण वनों के अंतर्गत हमारे पाए जाते हैं। तो इनका दोस्तों सभी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। आंसर हो जाएगा उप एल्पाइन तथा एल्पाइन वन। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि आदि बद्री मंदिर समूह में कुल कितने मंदिर हैं। ठीक है, 18, 12, 16 या फिर 26। तो आदि बद्री जो मंदिर समूह है दोस्तों यह कुल 16 मंदिरों का समूह माना जाता है, आदि बद्री मंदिर समूह। ठीक है, यह मंदिर दोस्तों कर्णप्रयाग के पास में स्थित है और पंच बद्रियों में से एक प्रसिद्ध बद्री के रूप में आदि बद्री को जाना जाता है, जो कि किस जनपद में स्थित है आदि बद्री मंदिर समूह, यह चमोली जनपद में स्थित है, कर्णप्रयाग से 20 किलोमीटर की दूरी पर। ठीक है, तो कहाँ पे, चमोली जनपद में यह स्थित है। याद रखना दोस्तों, आपको ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कौन सी नदी के किनारे स्थित है, आटागाड़ नदी के किनारे स्थित है आदि बद्री मंदिर समूह। ठीक है, आदि बद्री नामक स्थान पर यह हमारा मंदिर समूह स्थित है। पंचबद्री में कौन कौन से बद्री आते हैं दोस्तों, पहला आता है बद्रीनाथ जिसे विशाल बद्री भी कहते हैं, दूसरा होता है दोस्तों आदि बद्री जिसे प्रथम बद्री भी कहते हैं, तीसरा है भविष्य बद्री। ठीक है, चौथा है वृद्ध बद्री और पांचवा है योगध्यान बद्री। तो ये सबके सब बद्री दोस्तों कहाँ स्थित है हमारा, यह सभी बद्री हमारा चमोली जनपद में ही स्थित है। तो पंचबद्री निम्न में से कौन सा पंचबद्री नहीं है, कभी आपसे इस प्रकार का प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो पंचबद्री आपको याद रखने दोस्तों, कौन कौन से पंचबद्री, बद्रीनाथ या विशाल बद्री, दूसरा है आदि बद्री, तीसरा है भविष्य बद्री, चौथा है वृद्ध बद्री और अगला है हमारा दोस्तों क्या, योग ध्यान बद्री। ये 5 के 5 बद्री आपको याद रखने हैं, जिसमें से आदि बद्री जो है कर्णप्रयाग के पास में चमोली जनपद में स्थित है। ठीक है, और यहाँ पर 16 छोटे मोटे मंदिरों के समूह के रूप में इसे जाना जाता है। ठीक है, और यहाँ की जो मुख्य मंदिर है दोस्तों उसमें भगवान विष्णु की 1 मीटर की ऊंची प्रतिमा आपको देखने को मिलेगी। और ऐसा माना जाता है कि विष्णु भगवान का जो प्रथम स्थान था वही हमारा क्या था, आदि बद्री था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, जय विजय पर्वत
किस संगम के दोनों ओर स्थित है? ठीक है, विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, सोनप्रयाग या कर्णप्रयाग। सबसे पहले बात आती है कि जय विजय पर्वत किस जनपद में स्थित है? तो ये दोस्तों चमोली जनपद में स्थित है। क्या जय विजय पर्वत कौन से जनपद में? चमोली जनपद में। और किस संगम के दोनों ओर यह स्थित है? तो विष्णुप्रयाग संगम के दोनों ओर स्थित है। क्या दोस्तों? जय विजय पर्वत। ठीक है, अब और जय विजय पर्वत के मध्य में ही दोस्तों क्या स्थित है? हमारा बद्रीनाथ मंदिर स्थित है। तो बद्रीनाथ धाम किन पर्वतों के मध्य में स्थित है? जो कि चमोली जनपद में स्थित है। ठीक है, तो बद्रीनाथ धाम दोस्तों जय विजय पर्वतों के मध्य में ही स्थित है। ठीक है, और जय विजय पर्वत किस संगम के दोनों ओर स्थित है? तो विष्णुप्रयाग संगम के दोनों ओर स्थित है। क्या जय विजय पर्वत। अब विष्णुप्रयाग कहाँ पड़ता है दोस्तों? चमोली जनपद में स्थित है। क्या विष्णुप्रयाग, जहाँ पर अलकनंदा तथा विष्णुगंगा नदी या फिर अलकनंदा तथा पश्चिमी धौलीगंगा नदी का संगम होता है। विष्णुगंगा को ही पश्चिमी धौलीगंगा भी कहा जाता है। तो अलकनंदा तथा पश्चिमी धौलीगंगा नदी का संगम कहाँ पे होता है? विष्णुप्रयाग में होता है। ठीक है, पंचप्रयागों में प्रथम प्रयाग के रूप में दोस्तों विष्णुप्रयाग को जाना जाता है, जहाँ पर अलकनंदा तथा पश्चिमी धौलीगंगा या विष्णुगंगा नदी का संगम होता है। यहाँ पर दोस्तों विष्णु का एक प्रसिद्ध मंदिर भी स्थित है, जो कि जोशीमठ से आगे है। ठीक है, और विष्णुप्रयाग के दोनों ओर जय और विजय नामक पर्वत स्थित हैं, और जय और विजय पर्वतों के मध्य में ही दोस्तों हमारा बद्रीनाथ धाम भी स्थित है। ठीक है, बाकी पंचप्रयाग में पहला प्रयाग तो विष्णुप्रयाग हो गया। दूसरा प्रयाग है दोस्तों नंदप्रयाग। नंदप्रयाग में अलकनंदा तथा नंदाकिनी नदी का संगम होता है। ठीक है, तीसरा प्रयाग है दोस्तों पंचप्रयागों में कर्णप्रयाग, जहाँ पे अलकनंदा तथा पिंडर या फिर अलकनंदा तथा कर्ण गंगा नदी का संगम होता है। चौथा प्रयाग दोस्तों वो है रुद्रप्रयाग, जहाँ पे अलकनंदा तथा मंदाकिनी नदी का संगम होता है। और पांचवा प्रयाग है दोस्तों कौन सा? हमारा देवप्रयाग, जहाँ पे अलकनंदा तथा भागीरथी नदी का संगम होता है, और यहीं से हमारी आगे या भागीरथी नदी गंगा नदी के नाम से भी जानी जाती है। तो ये पंच प्रयाग आपको याद रखने हैं। अब आपका एक होमवर्क का क्वेश्चन है कि सोनप्रयाग कौन से जनपद में स्थित है और कौन कौन सी नदियों के तट पर स्थित है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि उत्तराखंड में सिविल वनों पर किसका नियंत्रण होता है? जिला वन अधिकारी, जिला दंडाधिकारी, जिला उप जिलाधिकारी या जिला न्यायाधीश। तो उत्तराखंड में दोस्तों सिविल वनों पर किसका नियंत्रण होता है? ये होता है जिला दंडाधिकारी का। किसका? जिला दंडाधिकारी का नियंत्रण होता है उत्तराखंड में सिविल वनों पर। ठीक है, याद रखना है, ये भी हमारा अच्छा क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, और वनों के बारे में दोस्तों मैं आपको डिटेल्स में बता चुका हूँ। वन वाली हमारी एक स्पेशल वीडियो भी मैंने अपलोड की हुई है, तो आपने वो वीडियो अगर नहीं देखी हुई है तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। आपके एग्जाम्स के लिए वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। बाकी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वनों का प्रशासनिक विभाजन 4 तरीकों से होता है। एक होता है वन विभाग के अधीन, वन विभागाधीन। दूसरा होता है राजस्व विभागाधीन। तीसरा होता है वन पंचायताधीन। और पांचवा होता है क्या? निजी और अन्य संस्थाधीन वन। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, शीतल राज का संबंध किस क्षेत्र से है? और ये दोस्तों आपका आज का होमवर्क का क्वेश्चन है। तो आज की इस वीडियो में हमने 10 इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात कर लिए हैं, और उससे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते थे वो भी मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी वीडियो को जरूर शेयर करें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद। और अगर आप हमारे दोस्तों 15 जून से शुरू होने वाले प्रैक्टिस सेट के बैच से जुड़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स को डाउनलोड करके जुड़ सकते हैं। अगर आप फ्री में भी डेमो प्रैक्टिस सेट्स भी अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके कर सकते हैं। धन्यवाद।